उसमें ये ध्यान देना है कि आपका जो है, आप कुछ भी ऐसा नहीं वक्तव्य दे सकते हैं जिससे कि है ना, कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकते हैं जिससे कि क्या हो, कि जो आपके सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो। ठीक वैसे ही कि मान लीजिए कि कहीं विधि व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जो आप कह रहे हैं ना, कि विधि व्यवस्था, है ना, और क्या है, एक और क्या टर्म है इसमें, मोरालिटी है कि नहीं? हम्म, मतलब कि आपका ये क्या है, जो कंडक्ट होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं, ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप इसके मतलब विरुद्ध में आपका कोई भी फ्री स्पीच नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा हो कि आप पब्लिक को, एक जनमानस को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, है ना। इस वजह से अगर मान लीजिए कि हाँ, जनता या जनमानस को उकसाना, उकसाना किस लिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। उकसाना मतलब किसके लिए, कोई आपराधिक, मान लीजिए कि कोई कृत्य के लिए। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि आपको संविधान आपको दे रहा है किस चीज के लिए, ये फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए, आपको अभिव्यक्त करने के लिए, या फिर आपको बोलने की आजादी है। तो बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये जो अधिकार है आपको क्या है। दूसरी बात की, जैसे ये राष्ट्रीय आपातकाल होगा, आपातकाल की स्थिति में यह स्वतः समाप्त हो जाएगा, ये जो अनुच्छेद 19 है। और उसके साथ क्या है कि आप एक कोई भी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं। फिर इसके साथ क्या है कि कोई संघ, संगठन, सहकारी समिति जो है, ये बना सकते हैं। स्वतंत्र तरीके से आपको घूमने की स्वतंत्रता है। कोई भी पेशा, व्यवसाय, उसको चयन करने की आपको आजादी है, जैसे कि राइट टू ट्रेड जिसको बोलते हैं ना, कि प्रोफेशन, है ना। अब इसी में क्या था कि यह जो अनुच्छेद, यह जो आपको रखा गया, यह आपको स्वतंत्रता को इंश्योर कर रहा है। अनुच्छेद 14 जो है, वो आपको किसको कर रहा है, समानता को या समता को। अनुच्छेद 19 जो है, ये आपको क्या इंश्योर कर रहा है, स्वतंत्रता को। और जो अनुच्छेद 21 है, ये आपको क्या दे रहा है, जीवन, है ना। या फिर इसको कहते हैं क्या, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप अनुच्छेद 21 के विषय में कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। अब इसमें देखिए कि ये लाइफ जो है, ये जीवन जो है, यह भी है, और जो आपकी लिबर्टी है, जो आपकी स्वतंत्रता है, वो यह भी है। और एंड का मतलब क्या हो गया, और, है ना। अब इसमें है कि जब अनुच्छेद 21 ये कह रहा है कि मतलब किसी भी, अच्छा दूसरी बात की, एक तरह कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है, गरिमापूर्ण तरीके से जीवन यापन, है ना, मतलब कि डिग्निफाइड लाइफ। तो जो जीवन होना चाहिए वो केवल भरण पोषण वाला नहीं है, गरिमापूर्ण तरीके से, डिग्निफाइड, एक गरिमापूर्ण तरीके से जीवन होना चाहिए। अब अनुच्छेद 21 ये कह रहा है कि ये जीवन के विषय में, और किसके विषय में, स्वतंत्रता के विषय में। और अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है, वो स्वतंत्रता के विषय में कह रहा है, लिबर्टी के विषय में। तो अब आपके जो अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, है ना, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल्स ऑफ, मतलब ये क्या हो गया, एक तरह का स्वर्णिम जो है ये त्रिभुज, या इसको ट्रिनिटी कहते हैं। तो यही गोल्डन ट्रायंगल्स हो गए आपके किस चीज के, ये फंडामेंटल राइट्स के, जो आपके सोशल डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करते हैं, जो सामाजिक लोकतंत्र हो गया। जैसे आप सबको अगर समानता अगर नहीं देंगे तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है। और अगर आप जीवन, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो इसलिए जो अनुच्छेद 19 है वो किसमें आप देखिएगा, वो जाके सब्ज्यूम हो जाता है अनुच्छेद 21 में। अगर आप देखिए तो इसमें क्या है, लिबर्टी। अब आपको हम मान लीजिए कि प्राण दे, मतलब जीवन, आपको हम कह रहे हैं कि आपको उस जीवन की सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं हम, और लेकिन एक शर्त ये है कि आपको इसी कमरे में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना। तो हमने क्या किया, आपकी लिबर्टी को छीन लिया। समझ में आ रहा है ये, जैसे कि आपको हम ये कहें कि आपके यही डोर स्टेप पे सब कुछ मिल जाएगा, स्विगी जोमेटो, जहां से जो खाना खाना है आप मंगा लो, जो आपको मूवी देखना है वो आप देखो, जो स्पोर्ट्स देखना है सब कुछ, सारी सुविधाएं आपको दी जा रही। शर्त क्या है कि आपको इस कमरे के बाहर नहीं जाना। दूसरा, इसमें आपको हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि चलो ये कमरा तो छोड़ो, लेकिन इस लोकेलिटी के बाहर नहीं जाना। फिर क्या है कि इस शहर के बाहर नहीं जाना है, फाइनली कि इस कंट्री के बाहर नहीं जाना। तो कहीं भी देखिए कि आप चाहे जो भी हमको आप क्या कर रहे हैं, हमको चाहे जितना भी आप जो है सुख, भौतिक सुख या हर तरह का आप जो है विषय वस्तु जो इससे संबंधित जो है वो आप हमको दे रहे हैं, लेकिन आप हमको लिबर्टी नहीं दिए, स्वतंत्रता नहीं दिए। तो ये जो जीवन है, इस जीवन का क्या तात्पर्य मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। हमको क्या चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए। और स्वतंत्रता ये किस तरह की स्वतंत्रता है, यहाँ पे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब विचारों की स्वतंत्रता। अब आप प्रस्तावना पे आइए, जो संविधान की प्रस्तावना थी वो क्या बोला था कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब कि विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन मतलब कि क्या, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो थॉट एक्सप्रेशन, और क्या था उसमें, उसके बाद से स्वतंत्रता किस चीज के लिए, आपका अपना फेथ है, आपका अपना बिलीफ है, और क्या है, आपको उपासना की स्वतंत्रता, मतलब कि जो धर्म आप उससे संबंधित जो आचरण कर रहे हैं या धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना, तो ये सब स्वतंत्रता। हम कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता आपसे हम छीन ले रहे हैं और आपको हम जीवन का सारा सुख दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये अधूरा है। इसीलिए जब अनुच्छेद 21 की बात आती है तो यहाँ राइट टू लाइफ के साथ क्या आता है, ये तो हमेशा लाइफ जो है, इसको जीवन में, जैसे जीवन है ना, इसको क्या कर रहा है कि बिना स्वतंत्रता के जीवन का कोई अर्थ नहीं। समझ में आ रहा है। तो भाई, गवर्नमेंट तो पहले भी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1947 के पहले, कोई ना कोई तो रूल कर ही रहा था यहाँ पे, उसके पहले भी लोग थे ही यहाँ पे। तो आखिर क्या इतना, आखिर बाद में भी तो गवर्नमेंट आ ही गई, उन लोग का भी अपना एक क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था ही, उसके तहत भी वो लोग राज कर ही रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या था, क्यों हम लोगों ने आखिर फाइट किया, क्योंकि हमारे पास क्या था, राजनैतिक और सिविल नागरिक जो अधिकार थे, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स ये नहीं थे। इसीलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर किया एक एक नागरिकों को कि आपको क्या मिलेगा, आपको स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है। तो अब जो अनुच्छेद 19 है वो किस में सब्ज्यूम हो जा रहा है, वो 21 में। 21 का सबसे ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा अगर किसी एक आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन किया गया है तो वो 21 है ना। इसमें काफी एक फेमस केस भी होता है, मेनका गांधी, मेनका गांधी मामला, है ना। इस केस में जो है दो अब इसमें टर्म निकल के आते हैं, एक को बोलते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो अब इसमें क्या है कि विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, अब है कि जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। जो विधि परक, अगर कोई भी मान लीजिए कि आपको अगर हम दंड दे रहे हैं, तो अब उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो ये प्रक्रिया के तहत, मतलब कि जो स्थापित जो प्रक्रिया है ना उसके तहत हो रहा है कि नहीं। और दूसरा है कि विधि के सम्यक जो है व्यवस्था, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें यह कहा गया कि केवल प्रक्रिया फॉलो होने से नहीं है, आपको यह देखना है कि वो प्रक्रिया के साथ साथ क्या देखना है कि कैसा वो जो है लॉ है, जो विधि है उसका इंटेंशन क्या है ना।
तो अब उसमें कि जो इनोवेशन के विषय में, जैसे कि आपको यहीं से जुडिशियल इनोवेशन जो है यह है, तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यह कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कहां से लिया है बताइए, यूएस से। और जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ अगर आप देखिएगा तो जैसे कि ये जापानीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया, और ये जो प्रैक्टिसेस होती है जो पूरा लॉ का, ये कहा, ये ब्रिटेन का है। समझ में आ रहा है? तो अब है कि ये प्रैक्टिसेस वहां की हैं, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये हमने लिया है जापान से, और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो उसमें ये कहा गया कि भाई जो भारत में जो हम लोग जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो फॉलो करते हैं, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, इसमें ऑलरेडी ड्यू प्रोसेस जो है वो क्या था, वो इन्वॉल्व था। क्या था उसमें? इन्वॉल्व था। तो इस मामले में यही था कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया जाए, तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए तो आपको क्या है, स्वतंत्रता नहीं है कि हम भाई आप हमको क्या कर रहे हैं, कन्फाइंड कर रहे हैं। तो अब जैसे ही कि आपने हमको क्या किया, एक सीमित कर दिया एक दायरा कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते, तो आपने क्या किया कि आपकी लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता जो है, ये तो आपने छीन ही लिया। साथ साथ वो लिबर्टी किससे जुड़ा हुआ है, लाइफ से। और राइट टू लाइफ जिसको कहते हैं कि जो जीवन का अधिकार है, ये इसका इंटरप्रिटेशन, जैसे जीवन को आप कहिएगा, जीवन किसको कहते हैं, अभी तक कोई डिफाइन कर पाएगा लाइफ क्या है, बताइए कोई, जीवन किसे कहते हैं? आप सब लोग जीवित हैं, इतना तो है, तो जीवन क्या है? हम्म हम्म हम्म। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जीवन में? है अपने मन से जीना, बस। सबसे महत्वपूर्ण है, आप जीवित जो है वही है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज दैट यू आर अलाइव। अब क्या है, आप जीवित हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आप जो इतना आप वित्तीय तौर पे आप मान लीजिए धन इकट्ठा कर लिए, बहुत आप पावरफुल व्यक्ति बन गए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है कि आप जीवित हैं कि नहीं। और आप जीवित हैं तो मेयर जिसको कहते हैं कि केवल आप अगर जीवित हैं, तो केवल जीवित रहने का मतलब है कि आप एनिमल लाइफ जो जी रहे हैं भाई, वो तो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप केवल जीवित और वेजिटेटिव और एनिमल लाइफ नहीं है, आइए नहीं, आपको क्या करना है, गरिमापूर्ण तरीके से डिग्निफाइड वे में क्या करना है, जीवन यापन करना है। तो ये केवल सब्सिस्टेंस भरण पोषण तक ही नहीं सीमित है, ये इससे बढ़ते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे इसका स्टेटमेंट है कि नो पर्सन शेल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो नो पर्सन शेल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। समझ में आया? किसी भी व्यक्ति की प्राण अथवा, अब ये देखिए, अब व्यक्ति कह रहा है तो ये क्या नागरिकों और जो नागरिक नहीं है दोनों के लिए ये अनुच्छेद जो है ये एप्लीकेबल है। तो किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहां देखिए, यहां ये शब्द क्या आ गया, अथवा। मतलब कि आपको अगर हम आपकी स्वतंत्रता जो छीन लेते हैं, अगर आपका पासपोर्ट हम छीन ले रहे हैं, अगर आपका कोई मान लीजिए कि हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं, प्रमाण पत्र, या कोई भी ऐसा इस तरह का एक्ट कर रहा है, तो इससे क्या कर रहा है, आपकी अगर स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। तो अब है कि जो राइट टू लाइफ है, जो जीवन है, तो अब इसको जोड़ा गया किससे, राइट टू लाइवलीहुड। मतलब जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, है ना, राइट टू हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का, ठीक है, राइट टू एक्सेस
गुड इन्वायरमेंट। अभी जैसे आप कुछ दिन पहले भी एक सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है क्या, तो उसमें पर्यावरण से संबंधित जो है कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है तो ये भी एक तरह से क्या है, ये है आपका एक फंडामेंटल राइट्स है ना। तो अब है कि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बार हुआ, कई मतलब सबसे ज्यादा आर्टिकल 21 का। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अपवाद इसमें क्या है, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया उसके तहत किया जा सकता है। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक तरफ कह रही है कि जीवन नहीं लिया जाएगा, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि अगर लेना है तो कैसे करना है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका तात्पर्य यह है कि आपने मान लीजिए कि कोई ऐसा आपराधिक या फिर कोई ऐसा कृत्य किया जिसमें आपको क्या मिल रहा है, मृत्यु दंड मिल रहा है, तो आप अगर मृत्यु दंड के भागी होंगे तो उस स्थिति में आपको क्या किया जाएगा, आपके जीवन को जो है वो जीवन को क्या किया जाएगा, उससे आपको फिर वंचित कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो अब है कि यहाँ पे हम इसमें जब स्टेटमेंट जो इसका है वो क्या कर रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि जीवन और लिबर्टी। इलिस्ट्रेशन में क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा स्वतंत्रता, इन दोनों में से कोई एक आप अगर छीन रहे हैं तो क्या छीन रहे हैं, इनफैक्ट जीवन ही छीन रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ये, जैसे कि मान लीजिए कि आपको हमने क्या उदाहरण दिया कि आपको सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, है ना। आपको जो खाना है, जो मूवी देखना है, जो स्पोर्ट्स देखना है, लेकिन शर्त ये है कि आपको इस बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना। तो इनफैक्ट हमने क्या कर दिया, आपको कैद में रख दिया, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो अब है कि वो जो सुख सुविधा आपको मिल रहा है तो उस हैप्पीनेस का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे यही चीज कहा जा रहा है कि जीवन, तो जो अनुच्छेद 19 में आपको क्या दिया गया था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह में एक साथ इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे आप लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, ये जितना आप कर रहे हैं, आपका इंटरनेट ही हम ले लें, तो फिर आपका स्मार्टफोन ही हम ले लें, कहें कि आपको जो है सब आजादी दिया जा रहा है, तो आप कहिएगा कि बाकी सब छोड़ दीजिए, बस स्मार्टफोन जो है, हाँ यूट्यूब जो है बस वही देखना है ना। तो अब ये कहने का क्या मतलब हुआ, लेकिन ये 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब आपका इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय क्या इंटरनेट करके कोई ऐसा कोई था, कुछ नहीं। लेकिन अब देखिए कैसे इवॉल्व जैसे हुआ, आज इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वाईफाई, ये नहीं होगा तो इससे क्लास नहीं होगा, इससे जीविकोपार्जन हो रहा है। मान लीजिए जितने आईटी इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं बची हुई है आज के डेट में जिसमें आपका रेलवे का टिकट से लेके सब कुछ आपका किस पर निर्भर है, इंटरनेट पे, है ना। आप जीपीएस से देखते हैं कि कौन कहाँ कैसे उसका लोकेशन है ना, लॉजिस्टिक्स से देख के। अब कोई ऐसा है तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट के वजह से ही आपका जीविकोपार्जन अगर हो रहा है, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में या इंटरनेट एक्सेस जो है इसको भी इसमें क्या कर दिया जाए, सब्सिड कर दिया जाए, क्योंकि ये जीविकोपार्जन जो है इससे हो रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो ये क्लियर हुआ कि नहीं है। तो इसमें क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जो जीवन है, जीविकोपार्जन है, तो ये गरिमापूर्ण तरीके से कैसे जीवन, तो ये कब तक इंश्योर नहीं हो सकता था जब तक आप समानता नहीं देते लोगों में। ये तब तक इंश्योर नहीं हो पाता जब तक आप लोगों को स्वतंत्रता नहीं देते। ये तब तक इंश्योर नहीं हो पाता जब तक कि लोगों को आप जीवन, मान लीजिए कि समानता भी दे दिए, स्वतंत्रता भी दे दिए, लेकिन जीवन जो है आपका वही ले लिए, तो ये भी कोई अर्थ नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए ये तीनों जो है ये क्या होते हैं, ये राइट्स जो है इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल्स या ट्रिनिटी जो, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट ये तीन इस कनेक्शन में। नेक्स्ट इसके बाद से जैसे अब इसी में एक अनुच्छेद 20 था, इसमें ये क्या कहा जा रहा है, कोई बताएगा, अनुच्छेद 20 नहीं पढ़े आप लोग। इसमें है कि अगर आप कोई भी कृत्य कर रहे हैं, कोई मान लीजिए आपराधिक कृत्य आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको दो बार जो है, दो बार जो है उसके लिए सजा नहीं दिया जाएगा, है ना। दो बार सजा का मतलब है कि इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी, है ना, या डबल जियोपार्डी इसको कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं कि दोहरी सजा।
मतलब आपने कोई ऐसा कृत्य किया, इसके लिए आपको क्या है, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब आपको 2 बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक वैसे ही इसमें एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी एक आता है कि मान लीजिए कि आपने कोई कृत्य किया है, ठीक है, अब आपको उसके प्रति जो है दबाव देकर आपको उसके लिए क्या है, गवाह नहीं देना है ना। तो इसमें क्या है कि दबाव दबाव के द्वारा गवाही, मतलब आपको प्रेशराइज जो है वो नहीं किया जा सकता है ना। तो इस तरह से ये जो है इस पे क्या किया गया कि आपके ऊपर ये एक अधिकार ये दिया गया कि आपको एक क्या है, इस तरह से यहीं से डबल जियोपार्डी जो है ये आपका। दूसरी बात है कि रेट्रोस्पेक्टिव, जिसको बोलते हैं कि भूतलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव, है ना। मतलब कि इसमें क्या हो गया कि 2 तरह के लॉ होते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव और एक क्या है, प्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि अतीत में जाकर हमने क्या किया, किसी कानून को हमने उसको उसका निर्माण कर दिया। तो मान लीजिए कि आप कोई कृत्य जो है कल की मतलब अतीत में किए हुए, तो अब उसमें हम कोई रूल क्या किए कि बनाए, कोई विधि बनाया और उसको हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। उसको चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, आज के रूप में आपको क्या हो जाएगा, आप दंड के भागी हो जाएंगे। इसलिए इस तरह से आप रेट्रोस्पेक्टिव कोई लॉ जो है नहीं बना, नहीं तो आपके मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि अब अतीत में कोई क्या है, हम ले गए और उस कानून को बदल दिए, उस प्रावधान को। तो इसीलिए जो है भूतलक्षी ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि आज अगर कोई कृत्य किया नहीं तो हाँ, तो उसमें कि पीछे का हम ले जाके और चेंज कर दिए, तो चेंज कर देंगे तो उस कानून के आधार पे आप क्या हो जाएंगे, दंड। हाँ 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 हाँ, उसी समय तो दंड क्या भागी हो जाइएगा। इसलिए ये इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं। ठीक, इसके बाद से आपका आ जाता है अनुच्छेद 23 और 24। इसमें क्या है, कोई बताएगा। तो वो जो कन्विक्शन में जो लोग थे ना, इन लोग, इसमें क्या है अनुच्छेद 23 और 24 में, हम्म, शोषण के, हाँ इसमें है कि फोर्सफुल जो है। एक और उसमें आप अगर 20 में देखिएगा तो उसमें जैसे कि एक जो डबल जियो पार्टी तो था ही, एक और उसमें ध्यान में है कि जैसे कि कोई कन्विक्शन, अगर किसी कन्विक्शन का क्या मतलब हो गया, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जैसे कि एक प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन जो है ना, ये बताए थे आप लोग को, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन, हाँ हिंदी में। जैसे कि प्रिवेंट अगर कर रहे हैं तो क्या हम किसी को, आपको कृत्य करने से आपको हम रोक रहे हैं, है ना। जैसे अनुच्छेद 22 में आपका, अनुच्छेद 22 किसके विषय में है? गिरफ्तारी में, अगर मान लीजिए कि आपको अरेस्ट किया जाए, तो अब एक बार है कि आपको अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट किया गया तो आपके ऊपर जो है दोष सिद्धि जो है, यह कौन करेगा, न्यायालय आपको उसमें उचित जो है आपको दोष सिद्धि करेगा। इसके साथ साथ इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, अगर प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो चाहे तो वो डिटेन कर सकती है, हिरासत में ले सकती है, सिर्फ इस अनुमान पे कि यह व्यक्ति जो है, हो सकता है कि मतलब ही इज लाइकली टू कमिट अ क्राइम, मतलब कि हो ऐसा अंदेशा है कि ये अपराध करने वाले हैं, इसलिए इनको हमने क्या किया, डिटेन कर दिया। ठीक है, अब है कि जब आप डिटेंशन, जब आप इस तरह से हिरासत में ले जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जो नजदीक में कोई जो मजिस्ट्रेट है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कि मान लीजिए कि ये घटना स्थल है, यहाँ से आपको हिरासत में लिया गया, यहाँ से 24 आवर्स के अंदर में आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है पहुंचाना हो। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि आपके ऊपर जो है एक आदेश जो है मान लीजिए कि पारित किया गया, ये अपराध सिद्धि में, और आपको यह स्वतंत्रता है कि आप अपने चॉइस का कोई लीगल प्रैक्टिशनर जो है या वकील जो है जिसको कहते हैं,
अधिवक्ता, उसका आप चयन कर सकते। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक उसमें कि ये जो डिटेंशन वाली बात है, इसको 3 महीना तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। चाहे तो आपको 3 महीने के लिए वो हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है? और किस अनुमान पे? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि हमको अनुमान है कि ये क्या कर रहे हैं, ये किसी अपराध में संलिप्त हो सकते हैं, या किसी आपराधिक जो है ये कोई घटना है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको अंजाम दे सकते हैं। और एक है कि आप क्या है, ऑलरेडी कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड मतलब आपने एक ऑफेंस किया और आपके ऊपर एक सिद्धि है, तो उसमें क्या है कि वो प्यूनिटिव डिटेंशन जो है, समझ में आ रहा है, तो उसमें आपको ये दंड के बाद। तो प्रिजनर्स जो हैं, जो लोग क्या है, जिनको सजा हो गई है, जो लोग जेल में, उनके भी मूल अधिकार के विषय में यहाँ पे ये चर्चा की है। ठीक है? अब आ जाइए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, इसके विषय में ये कहा जाता है, इसमें क्या है कि आपको जैसे कि कोई बंधुआ मजदूरी, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर, है ना, बंधुआ मजदूरी हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि आप ऐसे समझिए कि कोई हजारडस कोई या कोई केमिकल फैक्ट्री में कोई एक मतलब कि 14 बरस से कम उम्र का कोई, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर वो कार्य कर रहा है, तो ये क्या है, आप उसको नहीं ऐसा कर सकते, है ना, उस पे क्या हो जाएगा, फिर आपके ऊपर एक जो है न्याय संगत जो है कार्यवाही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नहीं वो कर सकते हैं। इसमें मेन और क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या मतलब हो गया? हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को आप उसको आप मतलब उसकी इच्छा के अनुरूप भी आप किसी भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है एक बहुत बड़ा जो है क्या है, ये एक अपराध माना जाता है। मतलब उसमें क्या होता था, आप अगर पुराने समय में पढ़िएगा तो जो गुलाम लोग होते थे, उनका क्या, उनका व्यापार भी किया जाता था। मतलब एक गुलाम को यहाँ भेज दिया गया, या फिर जैसे कि अगर दो राजा अगर क्या है, अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके सारे गुलाम जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो गुलाम कहने का मतलब कि आप क्या हो गए, कि आपकी स्वतंत्रता जो है उसको खत्म कर दी गई। आई बात समझ में? तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये जो है ये बताता है कि भाई ऐसा करना जो है ये, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार का जो हमने परिभाषा दिया था वो क्या था, कि दैट योर पर्सनालिटी विल ग्रो विद द फुलेस्ट एक्सटेंट, है ना, आपका सर्वांगीण विकास हो। तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जो है हर तरह से है क्या, कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, अगर हम कुछ नहीं करें और सिर्फ आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ना दे रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरह से आपके स्वतंत्रता के अगेंस्ट में जा रहा है, आपके जीवन के ये विरुद्ध जा रहा है। मानसिक प्रताड़ना भी आप क्या कर सकते हैं, ये भी आप नहीं कर। तो अब किसी भी व्यक्ति के डिग्निटी के अगेंस्ट क्या है, कि उसको आपने क्या समझा, एक कमोडिटी, एक वस्तु के रूप में समझा। तो जैसे आप जो है व्यापार कर रहे हैं, वैसे क्या है कि ये गुलाम है। अब ये गुलाम है मतलब कि क्या हो गए, कि आप इनसे किसी भी तरह का आप जो है कृत्य जो है आप ये मतलब एक तरह समझिए कि जैसे कि कैसे होता है कि एक सेवा के भाव से, सेवा के भाव से अगर कोई कर रहा है, जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई, तो सर्विस इंडस्ट्री क्या है, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या मिल रहा है, आपको उसमें वेतन मिल रहा है, उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी एक रूल्स है, रेगुलेशंस है। यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन जो है ऐसा नहीं है। तो इसलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये इसको एक बहुत जघन्य अपराध माना गया, कि व्यक्ति को आपने क्या समझा। तो समानता तो छोड़ दीजिए, मतलब जो आर्टिकल 14 हम बात कर रहे हैं, इक्वलिटी तो है ही नहीं है। 19 जो है स्वतंत्रता, वो भी छोड़ लीजिए, मतलब इसकी इच्छा के अनुरूप नहीं, इसकी इच्छा के प्रतिकूल। तो अब है कि ये ना 14 रहा ना 19, 21 पे भी ये संदेह है। 21 क्या है, जो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वो भी यहाँ पे नहीं रही। तो अब ये सबसे जघन्य अपराध जो है, तो वो यहाँ पे ये बताया जाता है। इसीलिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसको एक जो है मूल अधिकार में ये रखा। ठीक है ना? फिर इसके बाद से आ जाता है आपका अनुच्छेद 25। ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या बताता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार?
अब इसमें देखिए कि भारत की जो यहाँ पे जो संकल्पना है संविधान के अनुरूप, वह यह है कि भारत एक जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया सेकुलर स्टेट, है ना। और सेकुलरिज्म जो है पंथ निरपेक्षता, यह जो है एक मूल अवधारणा है हमारे संविधान का। या आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, एक आधारभूत संरचना है, बेसिक जिसको कहते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। और भारत का संविधान स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आप क्या, जिस भी धर्म को, मतलब आप चाहे जिस धर्म को आप मान सकते हैं, है ना, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपकी उपासना पद्धति है आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसका आचरण कर सकते हैं, है ना। तो आप उसको अब मतलब उसका आप धर्म का आचरण कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रचार प्रसार, आचरण, उपासना पद्धति, ठीक है। इतना ही नहीं, शुद्ध अंतःकरण जिसको बोलते हैं, प्योर कॉन्साइंस जिसको कहते हैं। मतलब अंतःकरण किसको कहते हैं, या अंतरात्मा जो कहते हैं ना कि आप, तो अब है कि आप कॉन्साइंस के बारे में, ये फ्री कॉन्साइंस के बारे में ये बोलता है। तो अब जैसे कि स्वतंत्र रूप से, अब आप मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी धर्म में कोई क्या है, उसमें विश्वास नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन, जो लोग क्या होते हैं, नॉन बिलीवर जिनको बोलते हैं। नॉन बिलीवर मतलब कि क्या हो गया, नास्तिक का आप कह लीजिए, एथियस्ट जिसको कहते हैं, है ना। एथियस्ट मतलब ऐसे लोग इनकी ईश्वर में कोई आस्था नहीं होती। तो यदि ऐसा भी कोई व्यक्ति है तो वो भी गरिमापूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकता है। वो गरिमापूर्ण तरीके से, अगर वो प्रचार करना चाहता है इस भरोसे को, इस बिलीफ सिस्टम को कि दुनिया में ईश्वर नहीं है, तो संविधान ये कहता है कि आप उसका प्रचार प्रसार कीजिए। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये जो धर्म है यह हर व्यक्ति का क्या है, एक व्यक्तिगत मसला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान, इसको लेके, ये सेकुलरिज्म जो शब्द हमने कहा, पंथ निरपेक्षता, इसको लेके एकदम स्पष्ट है कि धर्म जो है इसमें मतलब कि हमारा क्या, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। मतलब जो भारतवर्ष है इसका क्या है, यह नहीं कह रहा है कि हमारा कोई धर्म होगा। आपकी जिस धर्म में आस्था है आप उस धर्म की क्या कीजिए, उपासना पद्धति कीजिए, आप उसका आचरण कीजिए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, ठीक है। तो मतलब इस कनेक्शन में अगर आप ये देखिएगा तो वी आर नीदर रिलीजियस, ना तो हम लोग क्या हो गए, ना तो धार्मिक हुए, नॉर इरिलीजियस, ना अधार्मिक हुए, नॉर एंटी रिलीजियस, ना हम लोग धर्म के विरुद्ध हुए, वी आर सिंपली नॉन रिलीजियस। समझ में आया ये, न तो धार्मिक हुए, न तो अधार्मिक हुए, न तो धर्म के विरुद्ध हुए, सामान्य तौर पे हम ये कह रहे हैं कि हम लोग नॉन रिलीजियस। क्लियर हुआ, मतलब कि आपको जो भी उपासना करना है आप कीजिए, आपकी उपासना पद्धति ये आपका अपना जो है एक क्या है, एक व्यक्तिगत ये मसला है, इसमें संविधान को कुछ नहीं कहना। मतलब कि जिस व्यक्ति का अगर कोई रिलीजन नहीं है वह भी उसी गरिमापूर्ण तरीके से जो आप क्या कर सकता है। इस कनेक्शन में जब आप देखते हैं, और ये जो सेकुलरिज्म जो यहाँ पे एक आप समझिए कि एक कॉर्नर स्टोन हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, यही भारत के संविधान को सबसे अनूठा बनाता है। इतनी विविधता जो है हमारे यहाँ, डाइवर्सिटी इसको कहते हैं ना, विविधता, इसमें भी क्या कहता है, यही बाइंडिंग फोर्स है सबको बांधने वाला। समझ में आ रहा है ये, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सब लोगों में, जैसे आप देखिएगा कि इतनी विभिन्न यहाँ संस्कृति है, विभिन्न क्या है, लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, वेशभूषा अलग है, सब कुछ जो है, लेकिन सब कुछ जोड़ कौन रहा है, यही भारत का संविधान। तो सेकुलरिज्म को लेकर स्पष्ट है कि यह स्टेट को ये क्या कह रहा है,
कि स्टेट का अपना रिलीजन नहीं होगा। जैसे बहुत सारे आप कंट्रीज में जाएंगे तो वो क्या कहते हैं कि स्टेट रिलीजन क्या है, तो उसमें जैसे ये बोलेंगे जैसे कि क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी मतलब जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, तो यहाँ का जो मेन जो है स्टेट रिलीजन क्या है, वो क्रिश्चियनिटी है। इस तरह से इंडिया उस तरह से क्या कह रहा है कि इंडिया का कोई मेन रिलीजन ऐसा नहीं है, क्या कह रहा है कि हम लोग सेकुलर स्टेट है इसका। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोग का नहीं। चलिए इसके बाद से आपका ये क्या आ जाता है, फिर इसके बाद से आपका आ जाता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, है ना, जिसमें कहते हैं कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इसमें है कि हर व्यक्ति को यह आजादी है क्या, कि अगर आप एक कोई विशेष तौर पे अगर आप एक कल्चर अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और मूलतः ये किसके, जैसे कि जो अल्पसंख्यक हैं। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अल्पसंख्यक के विषय में बोलता है वो कौन सा अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब भाषाई क्षेत्र पे आप क्या है, आप अल्पसंख्यक हैं, या आपकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई एक संस्था है उसका निर्माण कर सकते हैं, आप उस संस्कृति को क्या कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी आप अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, तो अब उसमें कोई व्यक्ति को आप एक पर्टिकुलर वो अगर भाषा का नहीं है, लैंग्वेज का नहीं है, या रिलीजन का नहीं है, या किसी का, तो इस ग्राउंड पे आप उसमें कोई भी भेद नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लासेस में, जैसे फिर उसमें क्या आ जाएगा, लैंग्वेज के आधार पे, है ना, जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 15 में पढ़ रहे थे, तो उसमें किस आधार पे निषेध किया जा रहा था, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड के, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, नहीं जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, निवास स्थान, और वंश जो है प्लेस, ये डिसेंट और रेसिडेंस अनुच्छेद 16 में आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आ गया धर्म, रिलीजन, और क्या आ जाएगा, जाति, कास्ट, और क्लास आ जाएगा इसमें, इसमें वर्ग के आधार पे। फिर उसमें जब आप ये रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए जब आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उसमें लैंग्वेज शब्द आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा कि किस किस ग्राउंड पे किस किस अनुच्छेद में ये विभेद जो है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। सामान्यतः जब इस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि इंटरमिक्स कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कि यूपीएससी इज अलाउइंग यू टू कमिट मिस्टेक, है ना, वो आपको अलाउ करेगा क्या कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें गलती करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को ये बहुत ज्यादा इसमें इन डेप्थ नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं इसी को पढ़िए, इसको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, जब आप सबसे पहले फैक्चुअली करेक्ट रहेंगे, तथ्य पूर्वक जो है आप जितने जो है तथ्यात्मक तौर पे पहले आप सटीक रहिएगा, फिर उसके बाद से क्या कीजिएगा कि आप फिर दोनों में जो है आपको ये वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह के इसमें प्रश्न जो है वो आते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोग का यहां से, कोई नहीं, चलिए लिखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो एक सकारात्मक अधिकार है, जो एक सकारात्मक अधिकार है, स्वतंत्रता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने
भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता से संबंधित छह अधिकारों की गारंटी दी गई है। पहला लिखिएगा 1 2 3 4 करके लिखिएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी हथियार पूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा लिखिए, थर्ड, संघ एवं संगठन और सहकारी समिति निर्माण करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता। रहने और बसने की स्वतंत्रता। अगला लिखिएगा इसमें, अपने पसंद के किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता। स्पष्ट हो गया? बोलिए, एक एक करके बोलिए तो क्या क्या है। अनुच्छेद 19 में ये जो 6 है ना, ये हमेशा ये पूछे जाते हैं।
किसी न किसी रूप में, कि इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है, इनमें से क्या नहीं। तो जो है सो है, इसमें कुछ और जोड़ देगा। इसमें क्या जोड़ देगा? तो इसमें ये जोड़ देगा कि आपको संपत्ति जो है इसका अधिकार है। समझ में आ रहा है? या कुछ भी। तो अब शुरू से ये रहा, तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक जो है क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें हमेशा जब भी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आए, आपको 1 या 2-3 बार जो है इसको वेरीफाई जरूर करना है क्वेश्चंस को। ठीक है? हाँ, बोलिए तो क्या क्या है? हाँ, देखिए उसमें क्या था, अब बता रहे हैं, जो आप 370 जो आप इसके विषय में बात कर रहे हैं ना, तो उसमें उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उसको एक टेम्पररी प्रोविजंस के तौर पे अनुच्छेद 370 को ये रखा गया। हाँ, वो लिखा जाता था, अब नहीं है वो, तो 370 को ही वो हटा दिया गया है। हाँ, 370 को जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसके तहत जो है, तो अब वो नहीं है, तो इसलिए अब स्वतंत्र है। अभी कितने राज्य हैं भारत में और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 22 केंद्र शासित हैं। 12 हैं? 8 हैं? 8 हैं कि 9 हैं? 8 हैं। और किन दो को मिला दिया गया है? दादर नगर हवेली और दमन दीव को। और इनका कैपिटल कौन सा है? हम्म, दमन। दादर नगर हवेली का कहाँ कैपिटल होता था? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरती। अच्छा, एंजोल जो है कहाँ का पार्ट है? पक्का मिजोरम की राजधानी है कि मणिपुर की राजधानी है? मिजोरम की है? पक्का कंफर्म? कोहिमा कहाँ की है? हाँ, ये सब छोटा छोटा चीज है, ये जो है गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इससे आपसे ये जो कोई नहीं अब एक्सपेक्ट करे कि अब आप, ये कई लोग तो यही पूछते हैं कि अंजोल जो है वहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, इंडिया का हिस्सा है कि नहीं, है ना, नाम जो है उससे, ऐसे नहीं। तो इसलिए आप जो है ये सब चीज थॉरो रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कितने जो है स्टेट हैं टोटल? 7 सिस्टर्स, 7 हैं। सिक्किम कहाँ का हिस्सा है? नॉर्थ ईस्ट का है, तो सिक्किम को लेके कितना हो गया? तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, वही तो हम भी कह रहे हैं। 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं है, इसीलिए 7 सिस्टर्स प्लस वन ब्रदर लोग याद करने के लिए कोड बना देते हैं सिक्किम को, है ना। और उसमें से कितने स्टेट्स हैं जो आसाम से इसमें टच करते हैं? 8। कौन कौन से? अरुणाचल। हाँ बताइए, अरुणाचल। और बताइए। नागालैंड। और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल जो है ये तो आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं हुआ। इसमें से 5 और कौन है नॉर्थ ईस्ट के पार्ट? सिक्किम अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे नहीं है। त्रिपुरा और सबसे बड़ा जो है उसी का नाम भूल गए आप लोग। अरुणाचल, असम। ठीक है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट है। और फिर आता है क्या आपका? सिक्किम। सिक्किम कब उसका विलय हुआ था इंडिया में? है? अब हमको ये बताइए कि जो असम है, इसकी बाउंड्री जो है किससे किससे टच करती है इनमें से? यही सब चीज है ना, ये जो है ना इंटीग्रेट, देखिए ऐसे मत समझिए कि सबको जैसे ही असम बोले आप,
तो अब इसमें आपका दिमाग सीधे वहां के मैप पे जाना चाहिए। तो आप बता रहे हैं आपका सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि ऐसा नहीं, आपको वही क्विक रिवीजन भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि पॉलिटी की क्लास है तो थोड़ा सा वहां, जब आप दूसरे सब्जेक्ट का है तो उसमें इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे आपको क्विक रहना होगा। जैसे कि असम की जो बाउंड्री है वो त्रिपुरा से असम नहीं टच करता है, कंफर्म। अब चेक कीजिए यहीं पे गलती हो रही है आप लोग की। इसमें से कौन से ऐसे स्टेट है जो केवल एक ही स्टेट से उनकी बाउंड्री टच करती है? सिक्किम। किससे? सिक्किम आसाम से नहीं टच होता है। कहाँ होता है टच? केवल सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल से, मेघालय जो है वो केवल असम से टच करता है, असम इन सब से टच करता है, सिक्किम से नहीं करेगा। सिक्किम का तो अभी बता ही रहे बंदा। ये सब थॉरो होना चाहिए, है ना, इस सब पे। और ये ऐसा है कि इसके लिए आपको क्या है कि मतलब स्वयं पे जो है, इसको कहते हैं ना कि बस एक एटलस है, बस आपको देख लेना है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड ये नॉलेज है जिसके लिए आपको ये सब स्वतः करना चाहिए। ठीक वैसे ही ये जितने जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एग्जाम ने यूनियन एंड टेरिटोरी चैप्टर पढ़ाया था, तो अब किस साल कौन बना, जैसे कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन है, बॉम्बे से स्टेट ऑफ बॉम्बे, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र दो जैसे, जैसे 1960 1963 में कौन सा स्टेट आया, ये दे देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन। इसमें से कौन यूनियन टेरिटोरी थे बाद में जो स्टेट बने। असम से ये सब टच करते हैं, जितने नॉर्थ ईस्ट हैं वो सारे टच करते हैं, एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम जो है केवल वेस्ट बंगाल से टच करता है, मेघालय केवल आसाम से टच करता है। पूरे भारत के मानचित्र में यही दो ऐसे स्टेट हैं जो सिंगल स्टेट से टच करते हैं, मेघालय और सिक्किम। असम से, नॉर्थ ईस्ट के जितने हैं ना वो सब असम से टच करेंगे, और सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं होता है, तो सेवन सिस्टर्स उधर होगी। बताइए आप, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, ट्रेन से आप लोग जाते हैं तो बंगाल के बाद से क्या आसाम मिलता है? मिलता है कि नहीं? तो बाउंड्री टच किया कि नहीं? यही सब क्विक है ना ये, मतलब हाँ, ये चीज जो है ये आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखे लो? हाँ, अपने पसंद का कोई भी व्यवसाय है। और कोई क्वेश्चन आप लोग का यहां तक? नहीं। देखिए अनुच्छेद 20 के अनुसार एक दोषी व्यक्ति को, अंडरलाइन कीजिएगा, दोषी व्यक्ति को कार्योत्तर कानून दोहरे खतरे और आत्म अपराध के खिलाफ, हाँ, एवं आत्म अपराध के खिलाफ, आत्म अपराध मतलब वही सेल्फ इंक्रिमिनेशन हम कह रहे हैं, आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ, हाँ, आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण
एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा। क्या मतलब हुआ? लाइफ नहीं छीना, लाइफ ही के विषय में नहीं बोला रहा है। हाँ, पर्सनल लिबर्टी। ध्यान पूर्वक इसको देखिए। जो आपका इलिस्ट्रेशन हो क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब उसका इलिस्ट्रेशन है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी आप अगर उसका अगर आप ये डिप्राइव कर रहे हैं या उसको वंचित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आर्टिकल 21 का क्या कर रहे हैं? वायलेशन कर। और अनुच्छेद 19 में हमने किस चीज का उल्लेख किया था? वो किसके विषय में बता रहा है? वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार है वो किसको है? केवल नागरिकों को। और जो 21 है वो किसको है? सबको है। या आप व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं। तो अब है कि नो पर्सन सेल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। है ना? मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन, मतलब उसके प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अपवाद क्या है? कि वो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत क्या है? वो वंचित किया जाएगा। मतलब कि आप कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा कृत्य किए हुए हैं जिसमें आपको दंड स्वरूप क्या मिल रहा है? मृत्यु दंड मिल रहा है, तो आपका जो है प्राण वहां पे लिया जाएगा। या आपने कोई और कृत्य किया है। अब 21 जो है वो सबको है और 19 जो है वो केवल नागरिकों को है। तो जैसे आपको जो स्वतंत्रता है, तो हम वही कह रहे हैं कि एक जब इसका जब कई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में इसका इंटरप्रिटेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो 19 के शायद ही ऐसे कोई अधिकार है जो 21 में सब्ज्यूम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब 19 में जो जो स्वतंत्रता मिली है, जैसे हम कैसे कह रहे हैं कि आपको हम जीवन दे रहे हैं, सारा सुख दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको यही कह रहे हैं कि आपको घूमने की आजादी नहीं है, आपको मूवी नहीं देखना है, आपको जो है आईपीएल नहीं देखना है, आपको जो है सो यहाँ नहीं जाना, आपको वहां, तो ये क्या है? मतलब आपकी स्वतंत्रता को हम बाधित कर रहे हैं। तो फिर आप कहिएगा कि ये कौन सा लाइफ है? इसलिए जीवन जो है और स्वतंत्रता, ये स्टेटमेंट में है। लेकिन जब हम डिप्राइव कर रहे हैं तो वो स्वतंत्रता भी आपके डिप्राइव कर दिए, तो ये क्या? हम आर्टिकल 21 को वायलेट कर। अब स्पष्ट हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए आगे लिखिए। अनुच्छेद 22, इसमें एक शिक्षा का अधिकार है, इसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 21 ए, कैपिटल ए, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
ठीक है, क्लियर है ये आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया ना, उसके बाद इसको 2002 में इसको इंसर्ट किया गया 21A के। और ये कोई ऐसे नहीं कि आपको आर्टिकल 21 में ही, इसमें 21 में इंसर्ट करने के पीछे उद्देश्य यह था कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो और बेहतर कब होगा, जब वो शिक्षित हो जाएगा। इसलिए राइट टू एजुकेशन को कहां रखा गया, आपको आर्टिकल 21 में ही। किसमें? हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि ये केवल जो है, ये लाइफ जो है वो केवल मेयर एनिमल लाइफ के बारे में या वेजिटेटिव लाइफ के विषय में नहीं बात करता, डिग्निफाइड लाइफ। तो डिग्निफाइड लाइफ आप तभी जो है कर पाइएगा जबकि आप उसको शिक्षा दीजिएगा, है ना। और इसके साथ साथ ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, इसको फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया कि जो भी गार्डियन है, अभिभावक हैं या माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, ये उनकी ये कर्तव्य है कि उनको 14 वर्ष तक जो है एक शिक्षा जो है। उनके अगेंस्ट एक्चुअली क्या है, कार्रवाई इसलिए नहीं किया जाता है। हाँ, उसमें क्या था? है? हम्म, देखिए उनके खिलाफ आप कार्रवाई इस वजह से नहीं कर सकते हैं, इस चीज को समझिए। हाँ, हम बता रहे हैं क्योंकि जो मूल कर्तव्य है उसकी कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर नागरिक को जो कर्तव्य है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई धरना प्रदर्शन स्ट्राइक जो भी होता है, उसमें लोग क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को उसको क्या करते हैं, जब लोग व्यक्ति हिंसक हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको मतलब उसको नष्ट कर देते हैं। तो नष्ट कर देते हैं तो उनके खिलाफ क्या है, अब जैसे कानून जो विधि सम्मत जो है कुछ राज्यों में देखिएगा तो कार्रवाई अब लोग शुरू कर। अब उसमें क्या है कि ये एक एक व्यक्ति, भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी अगर तोड़ना है तो किसकी प्रॉपर्टी तोड़ना, अपना ही प्रॉपर्टी तोड़ना है, आप ही के टैक्स से वो बना हुआ है। आप अगर कहीं कुछ उस तरह से आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी बोले ना कि संप्रभुता और अखंडता क्षुण करना, ये किसका, ये हमारी ड्यूटी है, ये मूल कर्तव्य है ना। तो अब मूल कर्तव्य उसमें पर्यावरण से संबंधित है, पैटर्निटी। तो जो आप पूरा संविधान जब आप देख रहे हैं तो इसका हृदय और आत्मा किसको कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना में कहीं सरकार शब्द ही नहीं है। तो प्रस्तावना में जो लोगों ने जो शपथ लिया, किसने लिया, भारत के लोगों ने लिया। तो भारत के लोगों ने लिया और वही प्रस्तावना जो है आपके अधिकार में भी परिलक्षित होता है, जो डायरेक्टिव्स जो दिए गए हैं इनको स्टेट्स को उसमें भी है, और आपको जो मूल कर्तव्य दिया गया अनुच्छेद 51A में, उसमें भी ये आपको जो उसमें मेंशन है। तो अब ये हर नागरिक का मूल कर्तव्य, आप अगर मूल कर्तव्य को अगर आप नहीं उसको आप उसका अनुसरण कर रहे हैं, वैसा आचरण कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई कानून सम्मत कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको। लेकिन अगर उसको लीगली इन्फोर्सेबल करने के लिए तो सोसाइटी के तरफ से ये आवाज क्यों नहीं आ रही है कि अगर हम अगर कोई इस तरह से अगर ये मान लीजिए कि कोई कृत्य कर रहे हैं तो हमको दंड का भागी बनाया जाए कानून सम्मत। तो इसी को आप इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि आप सरकार से, या फिर हम लोग तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं कहते हैं कि भाई अगर हम जो है गलत है तो हमारे ऊपर सजा दिए। तो होता यह है कि जब आप अपनी गलती, जब आप सबको अपना राइट्स याद है, राइट्स मतलब अधिकार याद है, कर्तव्य किसी को याद नहीं है, और राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, है ना। तो इसलिए आप इस तरह से कभी भी मतलब किसी भी स्तर पे तो कर्तव्य का पालन जो है, और कर्तव्य का पालन करेंगे तभी आप अधिकार के जो है हक, मतलब सही उसके क्या होते हैं, अधिकारी होंगे, है ना। आप हक कब जमाइएगा, जब आप कोई ड्यूटी अपना जो है वो फुलफिल कीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये संविधान इसको लेके बहुत क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई इसको लेके नहीं कंफ्यूजन है। हाँ, मूल कर्तव्य इसलिए क्योंकि अभी लोगों में वो जागरूकता नहीं थी, जन जागरूकता नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी। आप लोग को मालूम भी होगा कि एक औपनिवेशिक जो है हमारे ऊपर क्या था, एक शोषण था, कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन के बाद हम लोग जो है ये स्वतंत्रता पाए। तो लोगों में उस तरह की जान मतलब क्या थी, जन जागरूकता नहीं थी। उसके बाद से ये संवैधानिक साक्षरता जो है ये नहीं थी लोगों में।
लोगों में ये अब जैसे जैसे अब आप क्या 75 ईयर्स आपका हो गया है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में फंक्शन करते हुए। अब धीरे धीरे ये जो है इसको या तो गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, दोनों तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक स्टेक होल्डर क्या है, सोसाइटी ही है। तो जैसा समाज होगा वैसा उसको क्या मिलेगा, वैसी सरकार मिलेगी, वैसी उसको शासन सत्ता मिलेगी। आई बात समझ में? तो जो शासन सत्ता भी है वो भी किसका रिफ्लेक्सिव है, आपका ही, सोसाइटी का। तो सोसाइटी अब समझदार इतने, जैसे मान लीजिए कि लोग पढ़े लिखे या जो भी सुधीजन है, ये जब आएंगे तो उसके बाद से क्या होगा, ड्यूटी धीरे धीरे जो अपना जो लोग समझेंगे, ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह से फिर आपका सोसाइटी और डेमोक्रेसी जो है ये चलते रहता है। इसीलिए ये क्या है, ये एक प्रवाह है, इट इज ए फ्लो, मतलब इट इज नॉट ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। ये जो है जैसे जैसे, तो जो आपको अधिकार मिला है, जो राइट्स मिला है, तो उसके साथ साथ क्या आपको कर्तव्य भी है, तो आप अपनी ड्यूटीज को निभाइए एक नागरिक होने के नाते। नागरिक होने के नाते आपको अधिकार तो याद है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी जो है ये बाधित हो रही है। हमारा जो भ्रमण है, आप हमेशा स्टेट के ऊपर जो है कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को, भाई ये सरकार किसकी सरकार है, आपकी सरकार है। तो आपको जो अधिकार मिले हैं, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कर्तव्य बताता है, आप इसका निर्वहन कीजिए। समझ में आ रहा है? वैसे कहा भी जाता है ना कि हर व्यक्ति जो है वो अपनी अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा जो है वकील हो जाता है, और दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा न्यायाधीश हो जाएगा, जज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम कहें कि भाई आप गलती कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हम कह दिए, है ना, जजमेंट भी पास कर देंगे। लेकिन अगर हम कोई गलती करें तो उसमें क्या करेंगे, डिफेंस अपना जो है मजबूत कर देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये था, ऐसी परिस्थिति थी। आप समझ रहे हैं? तो सोसाइटी, ये ऐसा नहीं था कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उनके दिमाग में ये बात नहीं आई थी, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि भाई जैसे हमारे यहाँ शिक्षा बहुत थी, निरक्षरता बहुत थी, लोग जब जैसे जैसे समझदार होंगे, सोसाइटी इवॉल्व होगी, फिर ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी। हम्म हम्म। नहीं, वैसा अभी तक नहीं प्रावधान है, सजा नहीं दिया जाए। तो होना चाहिए, तो आप वही तुम कह रहे हैं कि सोसाइटी की तरफ से आवाज उठाइए, आप लोगों को समझाइए कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कानून बनाए सरकार। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि सरकार, आप समझिए कि अगर थोड़ा सा कोई भी पब्लिक, जैसे कि रेलवे का ही किराया बढ़ जाए या यूनिवर्सिटीज के जो फीस होते हैं वो अगर बढ़ा दिए जाए, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, सीधे इफेक्ट प्रभाव बताइए। लोग क्या उसके लिए कहेंगे, कहेंगे कि भाई अगले इलेक्शन में आ जाना, वोट ही नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि जैसे ही एक डेमोक्रेटिक फंक्शन में जब लोग काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो अब इसमें ये है कि इस वजह से भी एक ये भी भय और डर लगा रहा, इस तरह से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो समाज ही इस बात को कहे ना कि भाई सबके साथ ये होना चाहिए कि अगर जो भी बिना टिकट अगर यात्रा कर रहा है तो मतलब एक स्वेच्छा पूर्वक, जिसको कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि आपको लोग बाधित करे। जैसे हम आपको कैसे करें कि कुछ राइट्स जो है, जिसको इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है, कि केवल राइट्स लिख देने से, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से वो इंश्योर नहीं हो जाए, उसके लिए क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया, कानून फ्रेम किया गया। जैसे कि इसी के विषय में हम बताए कि जो अस्पृश्यता है वो क्या है, उसका आचरण किसी भी रूप में निषिद्ध है ना, इट प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म इट इज फॉरबिडन। तो केवल ये लिख देने से थोड़ा ही खत्म हो जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कानून को जो है लेजिस्लेट करना पड़ा। ठीक वैसे ही कि आप अगर मान लीजिए कि कोई कृत्य ऐसा कर रहा है, तो ये समाज की तरफ से भी एक आवाज जो है, ये सोसाइटी की तरफ से भी है, तभी ये कोरिलेटिव होकर ये चलेगा। जैसे आप लोग आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब पढ़िएगा, तो जो गवर्नेंस होता है ना, तो गवर्नेंस का एक पार्ट, एक स्टेक होल्डर जो सोसाइटी भी होती है। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई वैक्यूम निर्वात में है, जैसे कि जो आपकी सरकार है, तो सरकार है तो आप ही की सरकार है, आप ही के द्वारा चुनी हुई सरकार है। पॉलिसीज जो फ्रेम हो रहे हैं वो किसके द्वारा है, आपके जनप्रतिनिधियों के द्वारा, है ना। जो प्रशासनिक जो आपके अधिकारी हैं, ये लोग क्या पब्लिक ऑफिसर्स हैं, ये लोग भी क्या नीति निर्धारण कर रहे हैं। तो ये कहां से, ये पूरा सिस्टम जो बना कौन स्टार्ट ही हो रहा है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, हम भारत के लोग। तो अब जब यहीं से है तो पीपुल जो है इनको राइट्स, तो जैसे जैसे इन लोगों में जब समझ बढ़ेगी, एक जागरूकता आएगी,
जब जिसको बोलते हैं कि जन जागरण, जब ये लोगों में क्या होगा, एक समझ आएगा, तो ऑटोमेटिक ये जो है, ये उस समय फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो ये, क्यों निरक्षरता बहुत है, लोग कई वर्षों की जो है सो क्या थे, एक तरह से गुलामी के बाद स्वतंत्रता मिली, तो इस संविधान को समझने में भी काफी एक समय लगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ही का बनाया हुआ है, आप ही ने एक रूल और रेगुलेशन बनाया, और उसके बाद से आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये क्या, तो मूल कर्तव्य को भी, और ये हमको लग रहा है कि मतलब एक अनुमानता अगर इसको कहा जाए, तो कुछ वर्षों में जो है आप देखिएगा कि कुछ मूल कर्तव्य जो है उनको क्या किया जाएगा, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा लीगली, जिसको कहते हैं ना कि एक इन्फोर्सिबल जो है वो होना चाहिए, और होना भी चाहिए दोनों तरह से ये, ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे कि समझदार, अब मान लीजिए कि जो पढ़े लिखे या जिनको आप तथाकथित तौर पे बुद्धिजीवी कह रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है, जो अनपढ़ है या जो शिक्षित नहीं है, निरक्षर है, इन दोनों का कृत्य जो है अगर समान है, तो आपको दंड का भागी अधिक कौन होगा, जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार व्यक्ति है। अगर समझदार व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर ट्रेन में मूंगफली खा के गिरा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ। दूसरी तरफ आप जाके आप स्वच्छ भारत अभियान पे जो है एक बहुत लंबा भाषण भी देना है, और एक तरफ आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलती, इसलिए ये कृत्य जो है धीरे 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 धीरे, कि जब सोसाइटी जब हमारी समझदार हो जाएगी, यही उस पे जो है, ठीक है ना, चलिए लिखिए अनुच्छेद 22, 22 हो गया ना, अनुच्छेद 22 उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध, नहीं अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया। मूल अधिकार के रूप में शामिल किया, मूल अधिकार के रूप में शामिल किया, कमजोर वर्गों को शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया। अनुच्छेद 23 और 24 के प्रावधान शोषण को रोकते हैं, और 24 के प्रावधान शोषण को रोकते हैं। आप तो पहले भी लिखी होंगी, ये सब आपको ध्यान ही में होगा नहीं। अनुच्छेद 23, इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हम कह रहे थे, मानव तस्करी और किसी भी हाँ, अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बलपूर्वक श्रम पर प्रतिबंध है।
और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने खदान माइंस जिसको बोलते हैं या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है। हालांकि यह अनुच्छेद उन्हें हानि रहित नौकरियों में कार्य करने से नहीं रोकता है। रहित नौकरियों से काम करने से नहीं रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 25, 26, 27 और 28 के तहत नागरिकों और गैर नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 एक एक लाइन को अंडरलाइन कीजिए। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको समझिए कि ये आपको क्या कर रहा है कि आप धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। आपको अंतरात्मा की स्वतंत्रता, इसको कॉन्साइंस, फ्री कॉन्साइंस इसको बोला जाता है। जैसे कि कॉन्साइंस का मतलब हुआ कि ईश्वर और आपका, या फिर आप कोई ऐसी मान लीजिए
किसी जो है आप मतलब ये आप ऐसे समझिए किसी ऐसी शक्ति जो है उसकी उपासना आप कर रहे हैं। तो अब ये दोनों के बीच का जो है यह संबंध है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना। तो आपको अगर फ्री कॉन्साइंस जिसको कहते हैं, है ना, आपको ये स्वतंत्रता जो है यह भी दिया जा रहा है अंतरात्मा की। तो अब जो वर्ड जो धर्म निरपेक्षता है, तो इसमें बहुत सारे क्या कि पंथ निरपेक्षता क्यों हम कहते हैं इसमें, तो बहुत सारे इतने ग्रुप्स ऐसे हैं, है ना, इतने ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, मतलब कि हर जो है बहुत सारे सेक्ट्स ऐसे हैं, है ना, कि अलग अलग सेक्ट को मानने वाले, जैसे अगर हम इसी में अगर बात करें तो मतलब सामान्य तौर पर जैसे कि अगर हिंदू धर्म है तो इसमें क्या है, कुछ लोग शाक्त होते हैं मतलब शक्ति की उपासना करने वाले, कुछ लोग सेवाइट होते हैं शिव की उपासना करने वाले, कुछ लोग वैष्णवाइट होते हैं केवल वैष्णव की उपासना करने वाले, कुछ लोग सबकी उपासना करने वाले होते हैं सबको सामूहिक रूप से। तो इसमें कि सबको स्वतंत्रता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई उसमें नहीं करना। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी देखिएगा कि प्रोटेस्टेंट है, कुछ लोग कैथोलिक है ना, तो हर एक धर्म में भी डिफरेंट डिफरेंट क्या है वो सेक्ट बटे हुए हैं। या कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उसकी किसी धर्म में कोई आस्था नहीं है तो वह भी स्वतंत्र है, किस रूप में, वो चाहे तो अपना क्या करे उसका प्रचार प्रसार करे जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है ना। तो यही है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब की उपासना जो आपकी प्रस्तावना में जो इसका उल्लेख किया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला उसमें लिखिएगा, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करना। नेक्स्ट उसमें लिखिएगा, धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए, संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण और स्वामित्व करने के लिए, स्वामित्व करने के लिए। नेक्स्ट अगला लिखिए, कानून के अनुसार, कानून के अनुसार कानून के अनुसार उनका प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे? अब देखिए इसमें ये क्या बताया जा रहा है कि धर्म या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी रिलीजियस अफेयर्स जिसको कहते हैं, आप इसके लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये स्वतंत्रता है। कोई संस्था बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं क्या कि कोई मान लीजिए एसेट बनाना है, ऐसा नहीं थे चल और अचल संपत्ति, उसको आप क्या करना चाहते हैं, मैनेज और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और कैसे, तो वो लॉ परक जो है मतलब कि विधि से सम्मत जो है। तो यह जो आपको एक धार्मिक स्वतंत्रता की तो आपको ये मिल रहा है अधिकार। और ठीक इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है,
फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार है ना, और ये धार्मिक स्वतंत्रता या अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे जो है बचा हुआ है सांस्कृतिक और ये आपका एजुकेशनल राइट्स, और आपका आर्टिकल 32 जो है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन आप लोग का?